12 जून 2025 की दुर्घटना ने इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया। काफी दुखद दुर्घटना हुई। 241 मासूम जाने गई है और ये कोई मासूम हादसा नहीं था। जरा सोच के देखो कि उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी मौका नहीं मिला और ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि उनकी मौत कैसी हुई होगी। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट कुछ ही देर में मतलब 30 से 40 सेकंड में उड़ान भरते ही नीचे आकर क्रैश हो जाती है, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी। इस इंसिडेंट का शौक तो मना लिया, बट इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो? सरकार लेंगी, बोइंग लेंगी या एयर इंडिया खुद लेगा? कई एक्सपर्ट तो ऐसा बता रहे हैं कि इसमें पायलट की गलती थी। पायलट को ब्लेम करना काफी आसान चीज है क्योंकि इंश्योरेंस के तो पैसे क्लेम करने होंगे। कई रिपोर्ट्स बता रही है कि 2 से 3 हजार करोड़ का क्लेम करने वाली है इंश्योरेंस के लिए एयर इंडिया, और वही दूसरी तरफ जिनकी मृत्यु इस दुर्घटना में हो रखी है उनको 1 से 1.5 करोड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। एक का इंसाफ हुआ। तो चलो इस वीडियो में समझते हैं कि गलती किस किस की हो सकती है। हालांकि ये प्रेडिक्शन ही है क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स की छानबीन पूरी ना हो तब तक हमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ सकती है। बट कुछ मामलों में सरकार की भी गलती है, कुछ मामलों में बोइंग की भी गलती है और कुछ हिस्सों में एयर इंडिया की भी गलती है। अब सबसे पहले सरकार की क्या गलती है? सरकार की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है एविएशन सेक्टर को सेफ्टी बनाने के लिए और एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डीजीसीए, वो बस 1 करोड़ का फाइन लगाती है अगर किसी भी कंपनी का कोई गलती पाया जाता है तो एज ए पेनल्टी के रूप में। गलती चाहे कितनी भी सेवेरिटी की न क्यों ना हो। वही दूसरी तरफ यूएसए जैसे कंट्री में इसकी कोई कैप नहीं है, डिपेंड्स ऑन सेवेरिटी इंपोज की जाती है पेनल्टी। जिस कंपनियों का रेवेन्यू पर डे 100 करोड़ रुपीस होता है उस पे बस 1 करोड़ की पेनल्टी लगती है। एक आंकड़ा नया है। वही दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल में मेंशन किया था कि डीजीसीए में 48% वैकेंसी है और 37% ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में। ये वही 2 संस्थान है जो इंडिया के एविएशन सेक्टर को काफी मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसमें इतनी वैकेंसीज होना इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं फेल कर रही है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 133 मतलब 133 प्लेन्स ग्राउंड पे खड़े हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। तो क्या इस चीज पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? अब इसमें समझते हैं कि बोइंग की क्या गलती हो सकती है। जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो थी बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर, जो काफी सेफेस्ट मानी जाती है। बट ताज्जुब की बात यह है कि जब इन्हीं के एम्प्लॉयज को पूछा गया था कि क्या आप बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में सफर करना चाहोगे, तो इनके करीब करीब 10 से 15 एम्प्लॉयज ने मना कर दिया था। और ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है जब एक न्यूज रिपोर्टर वहां उनके एम्प्लॉयज को पूछने जाता है। और बात यही तक नहीं, उनके एक्स एम्प्लॉयज जॉन बार्नेट और जॉनसन डीएन जैसे कई एम्प्लॉयज ने ओपनली इंटरव्यू दिया था कि 787 ड्रीम लाइनर को लेकर काफी कॉम्प्रोमाइज किया गया था पैसे बचाने के लिए, उनके रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करने के लिए। हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कैसे हुई हमें नहीं पता। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की मृत्यु हो गई, पता नहीं कैसे हुआ। तो बोइंग जैसी कंपनी अपने पैसे बचाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या एरोप्लेन में कॉम्प्रोमाइज कर रही है? अब आते हैं एयर इंडिया की क्या गलती हो सकती है। एयर इंडिया के काफी वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसमें एयर इंडिया के एसी वेंट से पानी आ रहा है, जो टीवी होती है एंटरटेनमेंट के लिए वो काम नहीं कर रहा है, सीट्स प्रॉपरली नहीं है। और यही तक नहीं, रिसेंट में काफी इंटरव्यूज भी सामने आ रखे हैं जिसमें बताया गया है कि इस फ्लाइट को लेकर के एयर इंडिया को उनके एम्प्लॉयज ने कंप्लेंट कर रखी थी, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। टाटा ग्रुप ने अनाउंस तो कर दिया 1 या 1.5 करोड़ के आसपास का हम जिनकी भी मृत्यु हो गई उनको मुआवजा देंगे, और वही दूसरी तरफ 2.5 से 3 हजार करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को भी सोचने की जरूरत है। और रिसेंट में ही एयर इंडिया की 2 या 3 फ्लाइट्स डिले की गई थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। तो मतलब प्रॉब्लम तो उस फ्लाइट में थी। अब हमें पता नहीं कि एक्चुअल में इंजन फेल कर गए या क्या हुआ, वो तो ब्लैक बॉक्स की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। अब काफी एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इसमें तो पायलट का भी फॉल्ट था। हो सकता है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, हम उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? क्योंकि पायलट भी काफी एक्सपर्ट्स थे, ऐसे नहीं कि नए नए पायलट्स थे। वो करीब करीब 11,000 और 8,000 आवर्स का एक्सपीरियंस दोनों को था, तो काफी एक्सपर्ट्स माने जाते हैं ऐसे पायलट। क्योंकि स्लैट और फ्लैप जो होते हैं
विंग के साइड में होते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब आप विंडो सीट लेते होंगे तो थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट होते हैं टेक ऑफ अच्छे से लेने के लिए, और 5% से 50% तक होता है डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड बड़े सारे कंडीशंस होते हैं उसके। हालांकि जो भी फोटेजेस आए उसमें एक ऐप आना मुश्किल है बिकॉज वो ब्लरी फोटेजेस है। और सेकंड, कई एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि मे बी जो 600 फीट तक विमान गया था उसके बावजूद भी पहिए जो थे वो अंदर नहीं गए थे। पर 787 ड्रीम लाइनर जैसे एरोप्लेन में काफी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, मतलब गलती से अगर गियर शिफ्टिंग में कुछ इशू भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर हाइट और पर्टिकुलर स्पीड पे स्लैट और फ्लैप वापस नहीं आते हैं। क्योंकि आप एक करोड़ों का जहाज उड़ा रहे हो तो उसमें इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स तो रहेंगे क्योंकि ह्यूमन एरर भी अगर होता है तो दुर्घटना बच जाए, इसलिए काफी सिक्योरिटी फीचर्स का कंपनीज ध्यान रखती है। सब ई पैन बर्ड्स ध्यान में रख के ही एक प्लेन बनता है। मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। हमारे जो एक्ट्स है एविएशन को लेके उसमें काफी सुधार और हाईएस्ट पेनल्टीज लगानी चाहिए अगर एविएशन सेक्टर में कोई कंपनी गलती करती है तो। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का फाइन लगा के कंपनी को छोड़ दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।